Children, we are studying elasticity and now we are going to discuss what is Hooke's law, what are the modulus of elasticity, their formulae, etc. etc. हम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, क्या इलास्टिसिटी होती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें यूज करते हैं, व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। पहले लेक्चर में ये सारी टर्म्स हमने पढ़ ली थी, अब नई टर्म इसमें पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, और उसमें सबसे पहले हुक्स लॉ ले रहे हैं। हुक्स लॉ को पहले भी हमने पढ़ा था इन केस ऑफ ए स्प्रिंग, और स्प्रिंग में था आपका जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड है और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेस्टोरिंग फोर्स, और रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। अब यहाँ क्या होता है, देखिए बेसिकली तो यहाँ भी वही लो है, कोई वायर है, उस वायर पे आप लेंथ वेट सस्पेंड करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, एक्सटेंशन होता है। दिस एक्सटेंशन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड within the elastic limit. We are talking within the elastic limit. Within the elastic limit, why? Because beyond elastic limit the nature of the material will change, nature of the wire will change. ठीक है, वो फिर उस तरह से बिहेव नहीं करेगा जैसे वो किस में करता है, विद इन इलास्टिक लिमिट करता है। तो इसमें तो अगर इसको हम मॉडिफाई किया फिर इस लॉ को, और मॉडिफाई करने के बाद बिकॉज फोर्स अप्लाइड से क्या आता है, स्ट्रेस आता है, एक्सटेंशन से क्या आता है, स्ट्रेन आता है, देन हुक्स लॉ स्टेट्स दैट, हुक्स लॉ it states that stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. तो stress applied जो होता है वो corresponding strain के directly proportional होता है, and it is within the elastic limit. Within the elastic limit. Elastic limit. ये फॉर्मूला होता है, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हम इसको एक कोफिशिएंट लगा देते हैं, और इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑफ इलास्टिसिटी। बेसिकली इट इज द मैथमेटिकल पैरामीटर विच विल गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ अ मटेरियल, हाउ इलास्टिक द मैटर इज और मटेरियल इज, दैट इज गिवन बाय दिस कांस्टेंट ई, और ई यहां से अगर हम डिफाइन करेंगे देन इट विल बी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस का एसआई यूनिट होता है बच्चों, एसआई यूनिट जो हो जाएगा ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड स्ट्रेन इज यूनिटलेस, सो इट हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ स्ट्रेस, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर सीजीएस में जाएंगे तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से इसको हम पास्कल भी कहते हैं एसआई यूनिट को, तो ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, और ये इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, समझ आ गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, सो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज is the ratio of stress applied to strain developed or produced। कितना स्ट्रेस अप्लाई किया उसके कोरिस्पॉन्डिंग कितना स्ट्रेन आएगा, इन दोनों की रेशियो को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी तरह के होते हैं बच्चों, ये हम पढ़ रहे हैं अब। What are various types of modulus of elasticity? Types of modulus of elasticity. Types. First type is Young's modulus. Young's modulus. First type. Modulus of elasticity को Young's modulus, and it is represented by capital Y. Young is the name of scientist who has defined it. तो देखिए उसने क्या बताया बच्चों, in this case दिस इज द रेशियो ऑफ, हमने अभी डिफाइन किया, ई तो रेशियो है, किसकी रेशियो है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। किसी भी तरह का मॉडुलस लेंगे बस उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन हमें डिफाइन करना है, बिकॉज वी हैव रेड सेवरल टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड कोरिस्पॉन्डिंग सेवरल टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, सो विच टाइप ऑफ स्ट्रेस इज देयर एंड विच टाइप ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गोइंग टू डिफाइन यंग्स मॉडुलस। किस तरह का स्ट्रेस हमने अप्लाई किया और उसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा स्ट्रेन डेवलप हुआ, नॉर्मल स्ट्रेस है, टेंजेंशियल स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, एंगल ऑफ शियर है, तो उनकी रेशियो को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस को हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ
normal stress to longitudinal strain, and it is within the elastic limit. Within the elastic limit. इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड तो जाएंगे ही नहीं, इलास्टिक लिमिट तक की ये कंडीशन है, इसको हम डिफाइन करते हैं. सो ई को हम y से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर. y इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ठीक है, और इसको हम देखिए यहाँ से इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं. सपोज दिस इज ए वायर और इस पर हमने एक वेट सस्पेंड किया. its length is increased. Suppose mg is the weight और this is the length l, और ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की डेल्टा l हो जाएगी. So delta l is the increase in the length of original length l when weight mg is suspended on it, and suppose r is the radius of this wire or a is the cross sectional area, then f upon a divided by delta l upon l, that is fl upon a delta l. In this particular case f will be m into g. अगर वेट की फॉर्म में है a होता है पाई r स्क्वायर डेल्टा l. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस. ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाएगा mgl डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर डेल्टा l, where r is the radius of the wire and its area of cross section on which this force is applied. Then f will become m into g and a will become pi r square. This is the area of cross section. L is original length and delta L is the increase in length. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को कहते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. नॉर्मल स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और इसको तो हमने डिफाइन किया था. टेंसाइल स्ट्रेस है तो नॉर्मल की कई कैटेगरी होती है जिसमें इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है. दोनों के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. अब इसके बारे में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं. क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे यंग्स मॉडुलस के लिए. बेसिकली इट इज अप्लाइड फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ये जो एप्लीकेबल होता है यंग्स मॉडुलस, वो सॉलिड्स पर भी अप्लाई हो जाता है और लिक्विड्स पर भी अप्लाई हो सकता है. और बच्चों इसमें देखिए एक और इसकी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं. इसमें कौन से इसमें जिसका यंग्स मॉडुलस जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक होगा. अगर हम कंपेयर करते हैं स्टील को कॉपर से, देन y ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन y ऑफ कॉपर बिकॉज स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर. दो वायर लीजिए, एक स्टील का वायर है, कॉपर का वायर है. कौन सा ज्यादा इलास्टिक होगा? जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा. किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है? स्टील का. दैट्स व्हाई स्टील इज मोर इलास्टिक. स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर. कॉपर से ज्यादा इलास्टिक स्टील होता है, इसलिए यंग्स मॉडुलस इसका ज्यादा होता है. और इसका तीसरा पॉइंट बताते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर कोई बॉडी परफेक्टली रिजिड बॉडी है, परफेक्टली रिजिड बॉडी, the Young's modulus tends to infinity. Young's modulus इनफाइनाइट होता है उसका. कैसे बनेगा देखो इनफाइनाइट. यहीं से बताओ y कितना बताया हमने, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल. और अगर कोई परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो उसके लिए डेल्टा एल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. भाई अगर कोई परफेक्टली रिजिड का मतलब होता है विच कैन नॉट बी एलोंगेटेड, हुज लेंथ कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, तो दैट इज डेल्टा एल इज 0. और डेल्टा एल अगर 0 होगा then y tends to infinity और y will become infinite. तो कोई भी परफेक्टली रिजिड बॉडी अगर लोगे तो उसके लिए y की वैल्यू कैसी होती है? इनफाइनाइट होती है बच्चों. और एक पॉइंट और बताते हैं, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ यंग्स मॉडुलस डिक्रीजेस, द वैल्यू y डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस डिक्रीजेस. तो इस तरीके से यंग्स मॉडुलस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं. और एक पॉइंट और अगर हम बताएं, यंग्स मॉडुलस डज नॉट डिपेंड ऑन द थिकनेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थिकनेस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो एक से मिल जाएगा आपका क्रॉस सेक्शन, एंड लेंथ ऑफ वायर, but it depends on its material. It depends on the material of the wire.
मटेरियल ऑफ द वायर। जैसे स्टील है, आप स्टील के दो अलग अलग वायर ले लें, एक की लेंथ कम है दूसरे की लेंथ ज्यादा है, यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम होगा। आप स्टील वायर लें, एक का डायमीटर कम है दूसरे का डायमीटर ज्यादा है, एक की थिकनेस कम है दूसरे की थिकनेस ज्यादा है, दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम होगा, बिकॉज बोथ आर मेड विद द सेम मटेरियल। सो द यंग्स मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, ठीक है, नॉट ऑफ इट्स फिजिकल डायमेंशंस। तो ये फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये तो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। सो वेदर द वायर इज थिक और द वायर और थिक और थिन, शॉर्ट और लॉन्ग, अगर स्टील का कोई वायर है उसका यंग्स मॉडुलस कॉपर के वायर के से, कॉपर के मटेरियल से ज्यादा होता है बच्चों, ठीक है। और जितनी ज्यादा वाई की वैल्यू होगी, द बॉडी और द मटेरियल विल बी मोर इलास्टिक, वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, ये पहला मॉडुलस हमने डिफाइन किया, विच इज यंग्स मॉडुलस। Second is bulk modulus. Bulk modulus. Now we come to bulk modulus. अब bulk modulus को हम कैसे डिफाइन करेंगे? It is defined as the ratio of normal stress to volumetric strain. अब हम ये स्ट्रेन चेंज करेंगे, नेचर हम चेंज करेंगे और इसको हम लेंगे नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। normal stress to volumetric strain, normal stress to volumetric strain। ये volumetric strain हमने बताया था, volumetric strain क्या होता है, देखिए। और इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय B, बल्क मॉडुलस। वही रेशियो होगी, वही इलास्टिसिटी का मॉडुलस डिफाइन करना है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस। कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस कैसा है, नॉर्मल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एक हमने इसमें हाइड्रोलिक स्ट्रेस बताया था, देखिए अगर हम इस बॉडी को इस तरीके का ले लें, ये बॉडी है और ये इसको हमने कंप्रेस कर दिया, इसको इस तरह से कंप्रेस कर दिया है, फोर्स अप्लाई किया है हमने फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, एंड सपोज इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय डेल्टा V। जो इसका इनिशियल वॉल्यूम था वो V था, और जैसे हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स, उससे स्ट्रेस बनेगा और उससे कितना है, इसका वॉल्यूम बन गया, डिक्रीज हो गया डेल्टा V। सो द वॉल्यूम ऑफ द इनर पोर्शन ऑफ द स्फीयर बिकम्स V माइनस डेल्टा V, सो दैट इट्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी माइनस डेल्टा V अपॉन V, ठीक है। अब देखिए इसमें नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होगा। जितना हमने फोर्स अप्लाई किया, टोटल फोर्स अप्लाई किया हमने, हाइड्रोलिक प्रेशर इसमें ले रहे हैं, और ये यहाँ तो ये जो फोर्स अपॉन एरिया है, नॉर्मल स्ट्रेस प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज इट इज द टोटल सरफेस ऑफ द बॉडी, and on total surface the force is applied, then force upon area we can take here pressure also next step में लेंगे, and it is minus delta V upon V, and this negative sign indicates decrease in volume, decrease in volume. What is the result of this force, stress? Decrease in size of the body, that's why it is decrease in volume। इसके लिए माइनस साइन आता है, and I can write it is equal to minus PV upon delta V, where P किसके इक्वल हो गया है, where pressure P is equal to pressure P is equal to F upon A in this particular case। तो बच्चों this is your bulk modulus, ये bulk modulus हो गया है, and basically bulk modulus is defined for liquids as well as for gases। फ्लूइड्स के लिए इसको हम अप्लाई करते हैं, लिक्विड पर भी अप्लाई करते हैं, गैसेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों केस में हम अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ये बल्क मॉडुलस आ जाएगा। और अगर हम इसको हम लेते हैं फॉर आइडियल लिक्विड, फॉर आइडियल लिक्विड, अगर लिक्विड आइडियल है, देखिए आइडियल लिक्विड उसे कहते हैं विच इज कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल, विच इज इनकम्प्रेसिबल, जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते, और अगर कंप्रेस नहीं करते तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और जब डेल्टा वी की वैल्यू जीरो है, देन वी विल बिकम इनफाइनाइट। सो बल्क मॉडुलस फॉर एन आइडियल लिक्विड इज इनफाइनाइट। आइडियल लिक्विड के लिए बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है बल्क मॉडुलस के लिए, ठीक है। ये सॉलिड पर भी काम कर सकता है, तो इट मे बी अप्लाइड फॉर सॉलिड, और इसमें बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड, एंड इट इज ग्रेटर देन बल्क मॉडुलस ऑफ गैसेस। गैसेस सबके लिए अप्लाई पर इसको हम कर सकते हैं। सो दिस कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ सॉलिड, इन केस ऑफ लिक्विड, इन केस ऑफ गैसेज। हाउएवर यंग्स मॉडुलस कैन बी अप्लाइड फॉर सॉलिड ओनली, ठीक है, वो सॉलिड के लिए अप्लाई होता है, और ये अप्लाई करते हैं किसके लिए हम, फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। इट मींस सॉलिड्स आर मोर इलास्टिक देन लिक्विड्स एंड लिक्विड्स आर मोर इलास्टिक देन गैसेज। गैसेज से ज्यादा इलास्टिक होते हैं सॉलिड्स। तो फॉर द गिवन फोर्स यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, गैसेज विल बी कंप्रेस्ड मोर,
ज्यादा कंप्रेस्ड हो जाएंगे गैस तो इसमें डेल्टा वी की वैल्यू ज्यादा होगी, और जितना डेल्टा वी ज्यादा होगा बल्क मॉडुलस की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, और जितनी बल्क मॉडुलस की वैल्यू कम होगी मीन द बॉडी द सब्सटेंस विल बिकम लेस एंड लेस इलास्टिक. So this is applicable for all three kinds of states of matter: solids, liquids and gases. Solids के लिए bulk modulus is more than that of liquids and is more than that of gases. ये होता है बच्चों सॉलिड से, और किसके लिए लिक्विड्स का ज्यादा और लिक्विड से बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैसेज. यहीं पर एक और चीज हम डिफाइन करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी. समटाइम्स वी डिफाइन कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी इज स्मॉल k and it is nothing but when the body is compressed. In this case the body is compressed, so it is defined as the reciprocal of bulk modulus. इसको हम डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस. फॉर्मूला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, और इसमें अगर हम इसकी यूनिट लेंगे तो वो भी इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी. अगर यहाँ से हम डिफाइन कर रहे हैं देन इट विल बिकम माइनस डेल्टा वी अपॉन पी इनटू वी. और बल्क मॉडुलस का भी हमने वो बताया था बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है. इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन -1 मीटर स्क्वायर और पास्कल इनवर्स. ये इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी. So sometimes we defined compressibility instead of bulk modulus. So this is a reciprocal of bulk modulus, and it is related to the compress of a body. When the body is compressed, then generally we define, क्या define करते हैं हम, bulk modulus और compressibility. बच्चों ठीक है, एक ये बन गई. उसके बाद में now come to third modulus. The second one. Now we come to third one. This is modulus of rigidity. Now we come to third one, which is modulus of rigidity. इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ईटा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को डिफाइन करते हैं. और देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं. विद इन द इलास्टिक लिमिट इट इज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस to shearing strain, और कहां पर, विद इन इलास्टिक लिमिट, and eta is equal to, I can define it, tangential stress divided by, and this is shearing strain. शेयरिंग स्ट्रेन, जिसको हम एंगल ऑफ शेयर या शॉर्ट में शेयर भी कह सकते हैं, ये थीटा होता है. और हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए टेंजेंशियल स्ट्रेस का ये एग्जांपल हमने लिया था इस तरीके से. ये टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा, यहाँ से ये हमने अप्लाई कर दिया इस पर. व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन देन व्हाट विल हैपन, द बॉडी गेट्स शेयर्ड. बॉडी शेयर्ड हो जाएगी. दिस सरफेस वी हैव केप्ट फिक्स सरफेस, इसको हमने फिक्स सरफेस बना दिया. और बच्चों ये इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी, ये इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. एंड दिस वन इज डेल्टा एल एंड दिस इज एल. दिस फिक्स डिस्टेंस इज एल. दिस एंगल इज थीटा. सिमिलरली ऑन दिस साइड, and similarly this angle will also be theta, this will also be theta, and this is delta L upon L. We have already defined that. Suppose A is the area of this surface, F is the force, then F upon A divided by theta is delta L upon L, or F L upon A delta L. This is a modulus of rigidity. Okay, and it is applicable in case of solids only. इसको तो हम किस पर अप्लाई करते हैं, सॉलिड्स पर ही हम अप्लाई करते हैं. तो सॉलिड्स के केस में हम इसको डिफाइन करते हैं. दिस स्ट्रेन इज द रिजल्ट ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस. टेंजेंशियल स्ट्रेस व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑन वन फेस ऑफ द बॉडी अलोंग द टेंजेंट, द बॉडी गेट्स शियर्ड. बॉडी गेट्स शियर्ड, इसको शियर्ड कहते हैं. और ये जो शियरिंग स्ट्रेन है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड in the on the surface under tangential force. ये जो टेंजेंशियल फोर्स है, इसकी वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट डिवाइडेड बाय इट्स वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस इज नोन एज शियरिंग स्ट्रेन. सो दिस इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है बच्चों. बताइए इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तक. तो हमने कितने तरह के कांस्टेंट्स डिफाइन किए.
we have defined three types of constants. Which are three types of constants? Young's modulus, then bulk modulus, and then last is modulus of rigidity. Modulus of rigidity. चलिए बच्चों इसमें एक पॉइंट और क्लियर कर देते हैं, और इसमें हम लेते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर अ वायर. किसी वायर के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या रिलेशन है, ये हम बनाना, ये प्लॉट करना चाहते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. और ग्राफिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज देयर इज ए वायर, ये कोई वायर है बच्चों, और इस वायर पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक हमने इस पे पॉइंटर लगा दिया है, और इस पॉइंटर के पास एक हमने वर्टिकल स्केल ले लिया इस तरह से, और इस वर्टिकल स्केल में यहाँ से मान लीजिए ये आपका 0 है, और 0 से अगर सपोज 1 2 3 4 5 एंड देन these are the different marks on this scale. So this is a meter scale. It is a simple meter scale, और ये meter scale है. Meter scale. This is pointer. We have a hook over here. On this we have a hook, and on this hook we have certain slotted weights. So what we do generally, simply when the weights are increasing on this hook, the pointer moves downwards because the length of the wire goes on increasing. So corresponding one particular force or weight, we can note the extension produced in the wire. And similarly, when we increase the weight, again the pointer will come down, again the length will increase, and we can note down the increase in the length in each case. So we have a value of force M into G, and then we have extension produced in the length of the wire corresponding, and then we can calculate stress and strain. So the graph between stress and strain, it is shown by the following graph. अब बच्चों ये तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हुआ. एक्सपेरिमेंट से हमने ऑब्जर्वेशंस ली. क्या ऑब्जर्वेशंस ली हमने? पहले क्या, कौन सा लिया हमने? फोर्स अप्लाइड. यहाँ हम ले लेते हैं सीरियल नंबर, फिर लेते हैं हम फोर्स अप्लाइड क्या हो जाएगा? M into G लेते हैं. फिर हम यहाँ पर क्या लेते हैं? पोजीशन ऑफ द पॉइंटर. इससे क्या निकाल लेते हैं बच्चों? फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? स्ट्रेस. रेडियस तो कांस्टेंट है. और फिर पोजीशन से आप क्या निकाल लेंगे? डेल्टा एल, इंक्रीज इन लेंथ. और जब डेल्टा एल आ जाएगा तो डेल्टा एल अपॉन एल भी आ जाएगा. ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेन. सो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे. इस तरह से आपने एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की. 1 2 3 4 5 6 कुछ रीडिंग्स हमने ली. तो यहाँ वेट बढ़ाते जाएंगे. सपोज पहले 50 ग्राम है, फिर 100 ग्राम हो गया, फिर 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250. कोरस्पॉन्डिंग पॉइंटर का देखते जाएंगे क्या पोजीशन है, और जो सेकंड पोजीशन में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, थर्ड में से फर्स्ट को कर दीजिए, फोर्थ में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ डेल्टा एल मिल जाएगा. तो डेल्टा एल अपॉन एल और स्ट्रेस या फाइंड करेंगे, और इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे. और ग्राफ किस तरीके का आता है बच्चों? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ग्राफ आता है. इसमें इस तरीके का ग्राफ आता है. ये पॉइंट मान लीजिए आप A, this point is B, this point is C, this is D, and this point is E. On this side we have a strain, on this side we have a stress. इधर स्ट्रेस है और इधर क्या है? स्ट्रेन है. ये ग्राफ हमें मिलता है. अब इस ग्राफ को हम एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों आता है. तो पहले हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. एक्सपेरिमेंट से हमने ऑब्जर्वेशंस ली. ये रीडिंग्स हैं. इन रीडिंग्स के बेस पे हमने ग्राफ प्लॉट किया, और जो ग्राफ हमारा है उस ग्राफ को क्या करेंगे? हम एक्सप्लेन करेंगे. वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ग्राफ. इस ग्राफ को जब हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों ऐसा होता है, किस वजह से होता है, पॉइंट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों. तो देखिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम बता देते हैं, जिनको आप लिखेंगे. सबसे पहले तो आप ये वाला रीजन देखिए, O to A रीजन. ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. इन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. सो रीजन OA इज इलास्टिक रीजन. कौन सा रीजन हो गया? इलास्टिक रीजन. एंड पॉइंट A इज इलास्टिक लिमिट. ये कहलाएगा इलास्टिक लिमिट.
ए पॉइंट इलास्टिक लिमिट है up to which stress is directly proportional to strain. So this straight line graph from O to A, we can say that stress is directly proportional to strain, so that this is a elastic region. और A से E तक beyond A को हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन. प्लास्टिक रीजन, यहां तक इलास्टिक रीजन है, इसके बाद प्लास्टिक रीजन हो गया. अब प्लास्टिक रीजन की हम बात करते हैं. देखिए यहाँ B पॉइंट पर आ जाइए. अब अगर B पॉइंट पर आते हैं आप, ये O डैश हो जाएगा. दिस B पॉइंट पर जाने के बाद A से B तक देखिए ये ग्राफ स्लाइटली कर्व हो गया है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्लाइटली कर्व हो गया है. और कर्व भी किधर हुआ है? टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस की तरफ कर्व हुआ है. इसका मतलब स्ट्रेस की वैल्यू कम है, कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन ज्यादा है. तो अप टू B, A टू B कैसा होगा? लेस स्ट्रेस एंड कोरस्पॉन्डिंग टू मोर स्ट्रेन. ये कर्व हो गया. किधर हो गया? एक्स एक्सिस की तरफ हॉरिजॉन्टल हो गया. जितना हॉरिजॉन्टल बढ़ेगा वो स्ट्रेन बढ़ेगा, जितना वर्टिकल बढ़ेगा वो स्ट्रेस बढ़ेगा. हॉरिजॉन्टल ज्यादा है तो स्ट्रेन ज्यादा हुआ. सो लेस स्ट्रेस कोरस्पॉन्डिंग मोर स्ट्रेन. ये रीजन हो गया बच्चों. एंड पॉइंट बी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट. देखिए एट पॉइंट बी व्हेन फर्दर यू विल इंक्रीज द वेट ओवर हियर, जब हम फिर बढ़ाएंगे वेट, तो बी पॉइंट पर जाने के बाद ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करता है? हॉरिजॉन्टल लाइन. Horizontal line indicates that there is no increase in the stress, but strain is increasing. So the yield point means the length of wire or the wire flows. Wire flows means the length of the wire increases without increasing the length. So ultimately you will get such a force at which the wire starts increasing automatically. फिर without increasing force wire की length अपने आप बढ़ जाएगी. और जब वायर की लेंथ अपने आप बढ़ जाएगी तो यील्ड पॉइंट हो गया, वायर फ्लो करना शुरू हो गया. कहां से कहां तक? बी से लेके सी पॉइंट तक का हो गया बच्चों. और यहाँ जो डी पॉइंट है, पॉइंट डी कोरेस्पॉन्ड्स टू ब्रेकिंग स्ट्रेस. अब इसके बाद डी पॉइंट पर वायर टूट जाएगा. और बी पॉइंट की एक और क्वालिटी बताते हैं. दिस ओ डैश इज कॉल्ड परमानेंट सेट. परमानेंट सेट मीन द लेंथ ऑफ द वायर विल बी परमानेंट इंक्रीज. अगर आप बी पॉइंट तक पहुंचे, ग्राफ को बी पॉइंट तक ले, जो इलास्टिक रीजन था, इलास्टिक बिहेवियर से थोड़ा सा ज्यादा अगर हम बढ़ाएं, एंड देन व्हेन जस्ट डिक्रीजिंग द वेट, फिर आप क्या करते हैं? जैसे वेट बढ़ाते हैं तो लेंथ बढ़ती है, वेट को रिमूव करते हैं तो लेंथ क्या होती है? फिर कम हो जाती है. लेकिन इस रीजन में जाने के बाद जब ए से बी रीजन पे चले जाएंगे, जब यील्ड पॉइंट पर आ जाएंगे, देन लेंथ ऑफ द वायर विल बी इंक्रीज परमानेंटली. फिर आप सारे वेट हटा दीजिए, उसके बाद जितनी इनिशियल लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ, उससे थोड़ा लेंथ बढ़ जाएगी. परमानेंट इंक्रीज इन द लेंथ हो जाएगा. तो यानी कि अगर हम वापस ग्राफ से आना चाहें, डिक्रीज करते हुए रिवर्स डायरेक्शन में ग्राफ प्लॉट करें, तो हम ओ पॉइंट पे नहीं आएंगे. कहां पहुंचेंगे? ओ डैश पर आएंगे. एंड दिस ओ डैश रिप्रेजेंट परमानेंट इंक्रीज इन द लेंथ. सो बियॉन्ड पॉइंट पी और एट पॉइंट बी परमानेंट इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर. Increase in the length of the wire. That's why it is called permanent set. तो बच्चों this is the explanation of this graph. ठीक है, ये इसका explanation हो गया. OA region is called the elastic region. A to E is called क्या कहलाता है? Plastic region. D point पर क्या होगा? ये breaking stress हो जाएगा. Corresponding to this point it is breaking stress. और ये वायर यहाँ पे जाके टूट जाएगा. So this is experiment, this is the graph from the basis of this experiment and this is explanation. ये पूरा explanation हो गया इसमें. ठीक है, तो बच्चों ये आपका बन गया stress versus strain relationship for a wire. Okay.